नमस्कार दोस्तों। टॉप परसेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो ऑनलाइन ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है वो 15 तारीख से होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक दाखिला नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, वो एडमिशन ले सकते हैं। जस्ट एक सिंगल आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करना है, देन मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। दूसरा, 15 तारीख से एक नया बैच शुरू हो रहा है एनटीए नेट फिलॉसफी का, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों इंक्लूडेड हैं। नोट्स, क्लासेस, डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो वो 15 तारीख से है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो, इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप बात कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की। मेरे पास कॉल आया कि सर जो यूनिट 6 है वो बहुत बड़ी है, कैसे उसको तैयार किया जाए। बहुत बड़ी मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया कितनी बड़ी है। बोले सर बहुत बड़ी दिखाई देती है वो यूनिट, तो उसे हम कैसे कवर कर सकते हैं। यूनिट संख्या 6, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, या जिसे आप रिसेंट वेस्टर्न फिलॉसफी भी कहते हैं, समकालीन पाश्चात्य दर्शन। समकालीन का मतलब है कि जिनका जीवन काल आपके समकालीन रहा हो। आपके इन द सेंस, मैं ये नहीं कर आपके वो सहपाठी हैं, मतलब ऐसे कि जिनके लिए हमें ये ना अंदाजा लगाना पड़े कि शायद वो ऐसे थे ना, उनके बारे में हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि वो बहुत पुराने नहीं हैं, वो हमारे ही काल के हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि वो 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी की ही है, हमारे समकालीन है। मतलब जिनका इतिहास हम इजीली अवेलेबल है, हमारे पास पढ़ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ वेद हैं आपके, उपनिषद हैं आपके, उन्हें हम समकालीन नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, विवेकानंद जो हैं उन्हें हम समकालीन कहें। इसी तरीके से यूनिट संख्या 6, पाश्चात्य समकालीन दर्शन, को जब हम पढ़ते हैं तो देखने में बहुत बड़ा लगता है, क्या इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। तो उस पर आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर सच में इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, या क्या समस्या रहती है, या किस किस सेक्शन को हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर कवर करें, किसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ें। अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूँ यूनिट संख्या 6 की, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जो एनटीए नेट है उसने भी इसको 4 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है विश्लेषणात्मक और महाद्वीपीय दर्शन। एनालिटिकल फिलॉसफी होगी, विश्लेषण किए जाएंगे, जो पुरानी समस्याएं थी उनके ऊपर चर्चाएं की जाएगी। जो जो फिलॉसफी की दिक्कत है उसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। जो हमने प्राप्त कर लिया है हम उसको एलोब्रेट करेंगे, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल। सेकंड आता है इसी के अंदर फेनोमेनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसको आप संवृत्ति शास्त्र और अस्तित्ववाद कहते हैं, कि साहब अस्तित्व के ऊपर हम क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस के ऊपर हम क्या कहेंगे। तो संवृत्ति शास्त्र और अस्तित्ववाद, ये आता है दूसरा सेक्शन आपका। फिर तीसरा आता है प्रगमेटिज्म, अर्थ क्रियावाद। और फिर आता है पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, कि जो आपका आधुनिकीकरण हुआ उसके बाद की विचारधारा किस प्रकार काम कर रही थी। कौन सा आधुनिकीकरण, इसको आप अपने उद्योग क्रांति के साथ जोड़ के देख लीजिए। औद्योगिक क्रांति थी, सामाजिक क्रांति थी, आधुनिक बन रहा था समाज, उसके बाद विचारधारा कैसी थी। इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब मॉडर्नाइजेशन चल रहा था उस वक्त की जो अप्रोच थी वो थोड़ी सी भगवान से हटकर इंसान के ऊपर आधारित हो गई। जैसे कि आपको नीत्शे है, रचिड रॉटरी है, एमिनल लेविनिस है, ये इसके कुछ फेमस फिलोसफर हुए। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये सिलेबस तो बड़ा नहीं है। कैसे बड़ा नहीं है? अगर मैं कहूं कि इस पूरे सिलेबस के अंदर मैं आपको सिर्फ वही सेक्शन बताऊं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको ढूंढने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बड़े फिलोसफर कौन कौन से देखिएगा। मूर एक बड़ा फिलोसफर है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि मूर बड़ा फिलोसफर नहीं है। मूर बहुत बड़ा फिलोसफर है, ये बात हम सभी जानते हैं कि हाँ ठीक है, मूर एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, रसल बहुत बड़ा फिलोसफर है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप सबका एकमात्र हथियार रामबाण विटगेंस्टाइन, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़े फिलोसफर। तो ये 3 फिलोसफर्स तो ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें किसी तरह की आप ढिलाई नहीं करेंगे, लापरवाही कोताही नहीं बरतेंगे, आवश्यक है। गिलबर्ट रेल अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, और गिलबर्ट रेल को पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा घूमते नहीं है, इसमें से फिक्स क्वेश्चंस हैं, पढ़ना तो खैर सभी है।
3 इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स निकाले मैंने अभी तक आपके। अगर मैं नीचे चलता हूं इसके अंदर तो WBO क्वाइन एक ही टॉपिक है, टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म, सिर्फ एक सिंगल टॉपिक है, पढ़ना ही तो है, ये इंपॉर्टेंट है। फिलोसफर हो गए 4। अब आ जाते हैं फेनोमेनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद और समवृत्ति शास्त्र के अंदर। रसल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है, एक पहला फिलोसफर रसल। हाइडेगर पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चंस आते हैं। और एट प्रेजेंट आज के कंडीशन में सौत्र को छोड़ मत दीजिएगा, सौत्र से क्वेश्चन आएंगे। कि क्रिकेट बच गया तो क्रिकेट में कोई पहली बात तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, सिंगल 2 ही टॉपिक है, तो वो लेसर इंपॉर्टेंट मैं उसे मानता हूँ। फिलोसफर हो गए अभी तक आपके 7। आगे चलते हैं। प्रेगमेटिज्म, जिसको आप देखेंगे तो ओनली 2 ही फिलोसफर्स यहाँ पर मेन दिए गए हैं, विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी। अब हम कहें विलियम जेम्स और जॉन डेवी, इसमें से भी हमें तो छांट के बता दीजिए कि साहब प्रेगमेटिज्म के अंदर हमें क्या पढ़ना है, अर्थ क्रियावाद जिसे हम कहते हैं उसके अंदर हमें किस कंसेप्ट पे काम करना है, तो उसमें विलियम जेम्स को आप ले लीजिएगा, आपका काम हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिलोसफर हो गए 8। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, नीत्शे, रिचर्ड रॉटरी, इमैनुअल लेविनस। नीत्शे फेवरेट है, आज से नहीं है, यूजीसी के वक्त, सीबीएसई के वक्त हमेशा से नीत्शे आपके फेवरेट रहे हैं। ये पिक्चर के हीरो हैं, ये हमेशा चमकते हैं। रिचर्ड रॉटरी और लेविनस की अगर बात करूं तो ये नए भी हैं और इनसे क्वेश्चंस कम भी आते हैं, बट फिर भी आप लेविनस को पढ़ लीजिएगा, लेविनस के क्वेश्चन इस बार कंफर्म है आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ऑलमोस्ट 8 से 9 महत्वपूर्ण फिलोसफर। अब कितने फिलोसफर मैंने छोड़ दिए जरा देखिएगा। 1 रिचर्ड रॉटरी, 2 जॉन डीवी, 3 मॉर्ले पॉन्टी, 4 कीकरिगर, 5 एचपी ग्राइस, 6 स्ट्रॉसन, एयर 7, रेल 8 और बस। अब 8 फिलोसफर्स मैंने छोड़ दिए और रिमेनिंग सारे फिलोसफर्स मैंने कवर कर लिए। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो कितने, 8 9 यही मैंने छोड़े, कवर कितने किए मैंने, 8 9 बस। इसका मतलब सिलेबस बड़ा नहीं है, या मैं कहूं कि टॉपिक्स ज्यादा नहीं है, तो ऑलमोस्ट 10 + 10 मतलब मैक्सिमम 20 मान लीजिए आप, इससे ज़्यादा फिलोसफर आपके नहीं हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप इंडियन फिलोसफी देखते हैं, यूनिट 1 और 2 अगर आप देखें इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी, वहां पर भी लगभग आपको इतने फिलोसफर्स तो पढ़ने होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम 2 2 3 3 फिलोसफर्स के साथ काम करें या 2 3 फिलोसफर्स के साथ ही हम काम करें तो ही हमें यूनिट छोटी लगेगी, ऐसा नहीं है। यूनिट संख्या 6 जो है आपके लिए बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट यूनिट है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छी और इंपॉर्टेंट क्यों, अच्छी इसलिए क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन घूमते नहीं हैं। दूसरी बात, 40% इसके जो फिलोसफर्स हैं उनके सिंगल टॉपिक्स हैं। जैसे मान लीजिए एजे एयर है, द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, सिंपल। डब्ल्यू कैन, द डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म, सिंपल। एक एक टॉपिक है, तो एक टॉपिक का एक फिलोसफर, एक टॉपिक का एक फिलोसफर। इसका मतलब अगर एक सिंगल फिलोसफर नॉर्मली 5 या 6 टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, इसका मतलब 40% आपका यूनिट संख्या 6 तो एक सिंगल टॉपिक में कवर हो गई। फिर तो बड़ी नहीं है यूनिट ये, तो यूनिट ये बड़ी नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये यूनिट आपकी ऑलमोस्ट 10+ क्वेश्चंस लेके आपके सामने आएगी। 10 से ज्यादा क्वेश्चंस इस सिंगल यूनिट से आपके सामने होंगे। मैंने आपसे पहले भी प्रिडिक्ट किया था, यूनिट संख्या 1, यूनिट संख्या 2, यूनिट संख्या 9 और यूनिट संख्या 6, 4 यूनिट्स ऑलमोस्ट ऐसी है जो 10 से ज्यादा क्वेश्चंस लेके आपके सामने आएगी। समझ रहे हैं? 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 1% चांसेस हैं कि 9 क्वेश्चन भी आ जाए, 1% है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो कह दिया वो सही है या हमेशा वही होगा, वही सत्य है, बट एक अनुमान है या एक अंदाजा है या एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस मुझे जो है कि ये 4 यूनिट आपकी ऑलमोस्ट ऐसी है जहां 10 क्वेश्चंस में काम नहीं चलता है, क्वेश्चंस 10 से ज्यादा होंगे ही होंगे। दूसरी बात, कुछ यूनिट्स आपकी ऐसी है जहां 10 क्वेश्चंस नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट संख्या 3, यूनिट संख्या 4, यूनिट संख्या 10 ऐसी है जहां 10 क्वेश्चंस नहीं भी आए ना, 7 8 9 7 8 9 क्वेश्चंस चलेंगे।
तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो इनमें शिफ्ट हो जाते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक रणनीति बनाइए, इन सारे फिलोसफर्स को कॉपी में लिखिए, इनका जो टॉपिक है उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक लाइन में बनाकर लिख लीजिए। जैसे कि टू डॉगमा ऑफ एम्पिरिसिज्म का जो कंसेप्ट है आपका, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए एक लाइन में कि क्या कहना चाहता है, क्या दो ऐसे पूर्वानुमान थे, क्या दो ऐसी समस्याएं थी, क्या दो ऐसे कंसेप्ट थे, क्या दो थ्योरीज थी, आखिर ये दो क्या है और वो क्यों है, वो क्यों आए हैं। एक एक लाइन में आप इसको लिख दीजिए, आपका एक टॉपिक कवर हो गया। ये यूनिट ज्यादा क्वेश्चंस नहीं घुमाती है, फिर से कह रहा हूं, फिक्स एक्यूरेट एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स की तरह क्वेश्चंस आते हैं, या तो सही होंगे या गलत होंगे। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, यूनिट बड़ी नहीं है। जिसने भी आपको ये समझाया है कि बहुत बड़ी यूनिट है, वो गलत है, गलत आपको ज्ञान दे रहा है। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, यूनिट बड़ी नहीं है।